प्राइम टाइम खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक जो की है वो अभी भी जारी है। अतिवृष्टि पर प्रभारी मंत्रियों और सचिवों की रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री को। फसल खराबे और नुकसान के आकलन पर समीक्षा अभी जारी है। राहत बचाव कार्यों की प्रगति पर चर्चा की जा रही है। गिरदावरी, मुआवजा प्रक्रिया और पशुहानि आकलन की रिपोर्ट तैयार की गई है। चारे और पशु चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता पर भी समीक्षा की जा रही है। 3 दिन के दौरे के बाद में मंत्री और सचिव फीडबैक दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक जारी है। अतिवृष्टि पर प्रभारी मंत्रियों से बातचीत की जा रही है। फसल खराबे और नुकसान के आकलन पर समीक्षा की जा रही है। राहत बचाव कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा रही है। तो वहीं पशुहानि आकलन की रिपोर्ट पर भी चर्चा चल रही है। तो चारे की सेवाओं की उपलब्धता पर भी बातचीत की जा रही है। फीडबैक यहां पर सचिव दे रहे हैं और ये समीक्षा बैठक बेहद खास महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान के किसानों के लिहाज से फसल खराबे को लेकर के जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा कैसे, कब, किस फॉर्मेट पर में दिया जाना चाहिए, हो सकता है इस पर भी बातचीत की जाए। पशुहानि आकलन पर भी रिपोर्ट यहां पर तैयार की गई है और 3 दिन के दौरे के बाद में मंत्री और सचिव यहां पर फीडबैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दे रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि मंत्री और सचिव की क्लास भी यहां पर है कि किस तरह से उन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार की है। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने पूरी एक तरह से तस्वीर यहां पर सामने आ जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि मुआवजे की प्रक्रिया किस तरह की होगी और जिस तरह से किसानों को नुकसान पहुंचा है फसलों को लेकर के अतिवृष्टि के जरिए, ऐसे में उनको फायदा कैसे मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक चल रही है, फिलहाल अभी इस बैठक में क्या चल रहा है? देखिए नूपुर, राजस्थान के लिहाज से मैं कहूं या अतिवृष्टि के लिहाज से मैं चर्चा करूं तो आज अहम बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। 3 दिन लगातार सीएम भजनलाल शर्मा की टीम राजस्थान के सभी जिलों का दौरा किया, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जानी, क्या तस्वीर है अतिवृष्टि के बाद, किस तरह के हालात हैं किसान के, खेत के, गांव के, गरीब के, ढाड़ी के, कस्बे के। इन तमाम तस्वीरों का एक पूरा ब्यौरा लेके भजनलाल शर्मा की टीम आज सचिवालय पहुंची है और एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा होगी। चाहे वो रिपोर्ट हो मुआवजे की, चाहे वो चारे के नुकसान की बात हो, चाहे वो पशुधन के नुकसान की बात हो, चाहे वो पूरे सड़कों के खराबे की बात हो, चाहे वो फिलहाल पानी के कारण उत्पन्न हो रही तमाम बीमारियों की बात हो, यानी कि हर पहलू पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही नुपुर में ये भी बता दूं कि इसके साथ अलग चर्चा होगी। गांव चलो जो अभियान चलने वाला उस पर चर्चा होगी, शहर चलो अभियान उस पर चर्चा होगी, इसके साथ सहकारिता अभियान जो चलने वाला है, सहकारिता सदस्यता अभियान, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मुख्य बिंदु रहेगा कि राजस्थान के जो हालात बने हुए अतिवृष्टि के कारण उन पर किस तरह अब राहत पहुंचाई जाए, उस किसान को किस तरह राहत पहुंचाई जाए, उस गरीब को, गांव के व्यक्ति को जो इस पानी से पीड़ित हुआ, अत्यधिक बारिश से पीड़ित हुआ है। हालांकि एक और वरदान है राजस्थान के लिए, वह धारा जो अक्सर पानी के लिए तरसती है, आज चारों तरफ पानी पानी है, तो ये एक अच्छा पहलू है। लेकिन इसके विपरीत जो अत्यधिक बारिश हुई है, अति बारिश वृष्टि हुई है, उसके कारण जो इस तरह के हालात बने हैं, उनकी जो रिपोर्ट लेकर मंत्री पहुंचे हैं, तमाम विधायकों को आदेश दिए गए थे, मंत्रियों को आदेश दिए गए थे, पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें लगी है कि आखिर कहाँ कहाँ फसल खराब हुई है, कहाँ पशुधन की हानि हुई है, कहाँ घर टूटे हैं, यानी कि जो नुकसान राजस्थान में हुआ, जिस भी कोने में हुआ है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने रखी जाएगी। और मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा दर्शकों के साथ, इसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बड़े पैकेज की घोषणा विधानसभा में की जा सकती है। इसकी तैयारी सरकार कर रही है कि बड़ा पैकेज इन तमाम जो पीड़ित हैं अतिवृष्टि से, जिन्होंने खोया अपने पशुधन को, जिनकी फसल चौपट हुई है, जिनके मकान गिरे हैं, इस तरह के पीड़ित लोगों के लिए राजस्थान में बड़े पैकेज की तैयारी भजनलाल सरकार देने की तैयारी में। और फिलहाल मैं जैसा कह रहा हूं, एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, कहां तुरंत राहत पहुंचानी चाहिए, कहां धीरे धीरे काम किया जा सकता है, किन बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। लाल जी, तो क्या ये माना जाए
कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी कि मुआवजा कब, कैसे, किस फॉर्मेट में दिया जाना चाहिए। क्या ये बात विधानसभा में ही ऐलान हो पाएगी, क्या लगता है? करना चाहूंगा क्योंकि पहले ही प्रशासन को आदेश दे दिए गए थे कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो तुरंत प्रभाव से कलेक्टर के कोष में पहले ही पैसा पहुंचा दिया गया था, ताकि अगर कहीं इस तरह की पीड़ा हो, इस तरह के पीड़ित हो, इस तरह के कहीं अगर किसी के मकान जर्जर हुए हो, खाने की नौबत आ रही हो, तो उनको तुरंत प्रभाव से राहत सामग्री दी जाए। लेकिन क्योंकि नुकसान बड़ा हुआ है, राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, लिहाजा एक बड़े राहत पैकेज के साथ ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद, इस मंथन और चिंतन के बाद वो अमृत निकलेगा जो राजस्थान के तमाम गरीबों, किसानों को और उन लोगों को राहत पहुंचाएगा जो अतिवृष्टि के कारण पीड़ित हैं। नुपुर, बिल्कुल लाल जी, एक बेहद इंपॉर्टेंट समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। और किसान की जब बात हो रही है तो गिरदावरी का मुद्दा भी लगातार छाया हुआ है। क्या इस बैठक में गिरदावरी की चर्चा हुई? क्योंकि आज सुबह कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से गिरदावरी का जिक्र किया है, क्योंकि किसान अब खुद जो है वो गिरदावरी कर पाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। देखिए नुपुर, मुआवजे देने की प्रक्रिया होती है क्योंकि गिरदावरी पूरी होने के बाद आकलन होता है कि नुकसान कितना हुआ है। उस नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाता है या सरकार से सहायता भेजी जाती है किसान को। तो गिरदावरी के पहले ही आदेश दे दिए गए थे, 3 दिन में गिरदावरी की रिपोर्ट लगभग पूरी आ गई है। यही तो आज समीक्षा की जाएगी, उस गिरदावरी की रिपोर्ट क्या है, जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, नुकसान क्या हुआ है, पशुधन का नुकसान कितना हुआ है, चारे का नुकसान कितना हुआ है, खेतों में खड़ी फसलों का नुकसान कितना हुआ है। यानी कि अतिवृष्टि के कारण जिस भी क्षेत्र में नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तरह से आज समीक्षा बैठक की है और साथ ही विधानसभा का मॉनसून सत्र आज जिस तरह से जारी रहा उसमें मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सदन में खराब फसलों को लेकर के जवाब दिया, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही वहां पर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हुआ। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोलते हैं कि यूरिया की कोई भी कमी नहीं है, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि फैक्ट्रियों पर छापे मारे, कितनों को जेल भेजा गया। इस पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 2 कंपनियों के गोदाम सील किए गए हैं। सहकारिता मंत्री बोलते हैं कि अभी बाजार में बाजे की डिमांड नहीं है, जब डिमांड होगी तभी एमएसपी पर खराब फसल के मुद्दे पर 5 सितंबर को भी हंगामा हुआ था और विधानसभा में पारित हुआ मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक। रविंद्र भाटी बोलते हैं कि मछली शिकार पर जुर्माना बहुत ज्यादा है। कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस ने आज जम करके हंगामा खड़ा कर दिया। तो बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा आज कुल मिला के सदन में काफी गरमाया हुआ रहा और कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन आज देखने को मिला। और लाल सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ में बने हुए। लाल सिंह जी, आज किस तरह से विधानसभा का ये सेशन हंगामेदार रहा और कौन सा मुद्दा जो है आज सुर्खियों में बना रहा? देखिए बिल्कुल नुपुर, आज विधानसभा की तस्वीर की हम बात करें तो जैसा कि विपक्षी रणनीति है हर दिन एक मुद्दे को लेकर सरकार को सड़क पर और सदन के अंदर घेरना, इसी रणनीति के तहत आज कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया। तमाम जो विधायक थे कांग्रेस के वो एक बैनर अपने पहन कर गए जिसपे लिखा हुआ था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह बदतर हुई है, कितने केस किस तरह हुए, दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, दलित अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। तो इन आंकड़ों के साथ वो सदन में प्रवेश करते हैं, उससे पहले पोर्च पे पहुंचकर नारेबाजी करते हैं। ये उस रणनीति का हिस्सा है नुपुर। जैसा मैं कह रहा हूं कि विपक्ष ने इस बार मानसून सत्र को लेकर एक विशेष रणनीति तैयार की है कि हर मुद्दे पर एक दिन प्रदर्शन अंदर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। इससे पहले चाहे किसानों के मुद्दे की बात करें उस पर प्रदर्शन किया गया, आज कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाएगा और कानून व्यवस्था को लेकर फिर अंदर सदन के अंदर भी मुद्दा बनाया, यहां तक कि वॉकआउट किया गया। लगातार 4 बार आज सदन को स्थगित करना पड़ा। 4 बार सदन को स्थगित करने के बाद जो 2 विधेयक पारित करने थे, दोनों विधेयक हंगामे के दौरान ही, मैं कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हंगामे के दौरान ही दोनों को पारित किया गया। खासकर मत्स्य जो पहला जो विधेयक था उसको जब पारित किया गया, मत्स्य वाले विधेयक को, तब तो हंगामे के बीच ही तस्वीर सामने आई, उसको पारित किया गया। यानी कि लगातार जो विधेयक आज पारित किए गए हैं दोनों ही विधेयकों में हंगामे की स्थिति बनी रही। एक बात और नुपुर में कहना चाहूंगा, इसके साथ ही कुछ इस बार सदन में कुछ अलग से तस्वीरें देखने को मिली। चुटकी लेने वाले सामने सवाल भी आए जब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बिल पर बोल रहे थे।
रिम्स के बिल पर जब बोल रहे थे तो शांति धारीवाल ने उनका कोई विरोध किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक च्यवनप्राश लाकर आपको दूंगा, च्यवनप्राश आपको लाके दूंगा और वो आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा। तो इस पर चुटकी लेते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि जोगाराम के लिए भी ले आना। तो हल्के फुल्के ये पल भी आज विधानसभा में देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 विधेयक हंगामे के बीच पारित हुए और इसके बाद सदन में बाहर भी प्रदर्शन किया और अंदर भी प्रदर्शन किया गया। नूपुर जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी। तो आज विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा, लेकिन खास तौर पर यहां पर कानून व्यवस्था का मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दिया। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला है। राज्य सरकार को भर्ती रद्द करने के निर्देश देने से जुड़ा बड़ा मामला। एसआई भर्ती 2021 मामले में एकल पीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। एक बड़ा फैसला आज देखने को मिला। उन तमाम अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में परीक्षा दी, लेकिन फिलहाल फैसला अभी भी अधर झूल में लटका हुआ है। एकलपीठ के 28 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को स्टे किया। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये तमाम आदेश दिए। याचिकाकर्ता अमर सिंह और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये तमाम आदेश दिए जाते हैं। सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर ने इस पूरे मामले की पैरवी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या ये कहना ठीक रहेगा आज उन तमाम अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत मिली है जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में परीक्षा दी थी, और आखिरकार एक बार फिर से ये फैसला क्या कहेंगे? देखिए नुपुर, अगर हम कहें कि जो यथावत रखने की मांग करने वाले अभ्यर्थी थे उनके लिए राहत की बात है, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज जो डबल बेंच में जो पूरा मामला गया उसका आज ये पहला ही दिन था। और ये क्योंकि जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत तमाम जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे, पहले से तय था कि जो भी प्रक्रिया होगी इसमें डबल बेंच इस पर जो है अंतरिम रोक जो है यहाँ पर लगाएगी। हुआ भी कुछ इस प्रकार, क्योंकि अब जो है अगली सुनवाई तक जो है रोक यहाँ पर जारी है। लेकिन एक जो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर आया वो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो फील्ड पोस्टिंग है उस पर भी जो है रोक यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। अब तमाम जो पक्ष हैं उनको सुना जाएगा। अगली 8 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई है, क्योंकि शुरुआत से इस पूरे मामले में हम देखें कि 2 धड़े बन रहे थे। एक भर्ती रद्द करने की मांग कर रहा था, एक भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहा था। ऐसे में जो है ये भी तय था कि ये जो भर्ती है, अगर भर्ती रद्द होती है तो भी और भर्ती यथावत रहती है तो भी ये जो पूरा मामला है डबल बेंच में जाएगा। और डबल बेंच के बाद भी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है, क्योंकि कोई भी पक्ष अगर इससे असंतुष्ट होता है तो वो इसके खिलाफ जो है अपील जरूर करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा कि आज जो कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद तमाम पक्षों को इसके लिए जो नोटिस जारी किया गया है, और नोटिस जारी करने के बाद जो है इस फैसले पर अभी जो है प्राथमिक रूप से अंतरिम रोक यहाँ पर लगा दी गई है। बिल्कुल कुणाल, अभी फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन अब क्या लगता है अब सरकार का अगला कदम क्या कुछ रह सकता है? देखिए, क्योंकि जब 28 हम बात करें 28 तारीख को जब इस पूरे मामले पर फैसला आया तो सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि हम जो है पूरे मामले की जो है गहनता से जांच कर रहे हैं। उसके बाद आज 8 तारीख हो गई है, लगभग 10 दिन के बाद भी सरकार का कोई क्लियर यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से आज डबल बेंच का जो है यहाँ पर डबल बेंच ने कहा है कि जो भी क्रियान्वयन है उस पर यहाँ पर स्टे लगा दिया गया है। तो अब जो है सरकार ये कह सकती है कि जो फैसला न्यायालय में है या न्यायालय ने रोक लगा दी, तो अभी इस पर क्योंकि अब जो है सरकार आने वाली जो 8 तारीख है उसको जो है अपना जो जवाब है वो यहाँ पर पेश करेगी, तब सरकार की जो स्थिति है इस पूरे मामले पर वो स्पष्ट हो पाएगी। पूर्व में सरकार, अगर हम बात करें एकल पीठ में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, सरकार ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है, अभी हम इस भर्ती को रद्द करने की स्थिति में नहीं है। अगली 8 तारीख को सरकार द्वारा क्या जवाब पेश किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसा ही भर्ती को लेकर के एक बड़ा फैसला आज फिर से देखने को मिला और कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिली। और चलिए अब सिरोही से खबर, जहां पर युवती से दुष्कर्म का मामला देखने को मिला है। छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का ये मामला है। युवती ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। जबरन कार में उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। धर्म बदलवाने के लिए आरोपी युवती पर
टोना टोटका करता है, ये आरोप युवती ने लगाए। अजमेर दरगाह ले जाकर के जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना दिया है। पीड़िता ने परिवार को अपनी पूरी आपबीती बताई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा है, दूसरे आरोपी को जेल भेजा है। युवती ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सिरोही से विक्रम हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। विक्रम, पीड़ित पक्ष का, पीड़िता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? दुष्कर्म और छेड़छाड़ और उसका जबरन उठा करके लेके जाना जैसे कई धाराओं के अंदर जो है उसका मामला दर्ज हुआ है। और लगातार जो महिला पुलिस है, महिला पुलिस थाना है, वो उसको लगातार उसकी जांच कर रही है। और उसमें 2 आरोपी वो है जो पुलिस ने हिरासत में भी गिरफ्तार भी कर लिया और कोर्ट में पेश करने पर एक आरोपी को जो है वो कोर्ट ने जेल भेज दिया है। वही दूसरे आरोपी को जो है पुलिस रिमांड पे भेजा है। लगातार जो पुलिस है इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह तफ्तीश कर रही है। इसके साथ में मैं अगर कहना चाहूंगा, जो पीड़ित पक्ष की बात करूं मैं अगर, तो पीड़ित पक्ष की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि उस लड़की के साथ में जब वो नाबालिग थी, जब 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब से लगा करके ये जो युवक है ये पिछले 7 साल से उसको परेशान करते आ रहे थे। और उसको एक बार जो है उसको जबरदस्ती कार में उठा करके ले जा करके उसके साथ में दुष्कर्म किया, उसके साथ में अश्लील हरकतें की। उसके बाद में उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में लगातार जो है वो उनका ब्लैकमेलिंग करते हुए व्यक्ति के साथ में जो है लगातार उसका भेष शोषण करते रहे। उसके बाद ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।